नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज की एक बहुत बड़ी सुर्खी के साथ। हालांकि आज देश भर में कई बड़ी सुर्खियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी सुर्खी इलेक्टोरल बॉन्ड पर है, दूसरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर है और तीसरी अग्नि 5 मिसाइल पर है। तीनों बड़ी सुर्खियों को आज संभवतः देर रात तक कवर करने का, हमारे अपनी पाठशाला प्लेटफॉर्म पर, चैनल पर भी कवर करने का प्रयास करेंगे और कल सुबह भी हम सुबह आज की बड़ी सुर्खियों को कवर कर देंगे। आज का दिन सुर्खियों का दिन है, लेकिन आज की बड़ी सुर्खियों में जो शुरुआती रूप से सबसे बड़ी सुर्खी बनी वो थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को उसकी लेट लतीफी के ऊपर फटकार लगाते हुए सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि जाइए 24 घंटे के अंदर बताइए कि किसने किसको कितने रुपए दिए, कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा था, कौन सी राजनीतिक पार्टी को दिया था। ये दो जानकारी कल 24 घंटे के भीतर भीतर यानी 12 मार्च तक पता हो जानी चाहिए। और चुनाव आयोग से कहा है कि 15 मार्च तक आपको यह सारी जानकारी दुनिया को बता देनी है, पब्लिक कर देनी है। गजब ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आज के सेशन में आपको पता चलेगा कि जिस एसबीआई ने आप और मेरे जैसे तमाम कस्टमर्स को लंच बाद आना कहकर के तंग किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आज 24 घंटे में उनसे उतना काम कराने की अपेक्षा रख ली है कि आज संभवतया सुप्रीम एसबीआई के मुंबई हेडक्वार्टर पर कोई कर्मचारी जितना 7 दिन में काम कर रहा होगा उतना एक एक घंटे में काम करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली बात ही कुछ ऐसी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सही मायने में बता दिया कि काम कैसे होता है। बड़ा ही रोचक वाकया हुआ है और इस रोचक वाकये को सिलसिलेवार क्रम से और बेसिक से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा आप सभी को ज्ञात है, 15 फरवरी के दिन हमने आपको एक सेशन करके बताया था कि पिछले 6 साल में राजनीतिक दलों ने जितने भी चंदे प्राप्त किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, वो उजागर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कह दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, असंवैधानिक करार करते हुए कहा कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड चलेगा ही नहीं, मान्य नहीं है। और एसबीआई से कहा जितने भी लोग अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं या दिए हैं, जानकारी पब्लिक कर दीजिए। जब यह बात सुप्रीम कोर्ट ने इनसे अपेक्षा रखी कि ये 6 मार्च 2024 तक जानकारी देंगे, 15 फरवरी के बाद इन्हें टाइम दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट 4 मार्च को एसबीआई के पास तो एसबीआई 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और कहता है, सेवा में श्रीमान, हमें 30 जून तक का समय दिया जाए, काम बहुत ज्यादा है, हमें कोडिंग डीकोडिंग बहुत सारे टेक्निकल शब्द बताए, वो भी मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा, समय ज्यादा लगेगा सर, थोड़ा सा टाइम दिया जाए। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की लेट लतीफी से, मुझे लगता है कभी ना कभी जज साहब का भी पाला एसबीआई के कर्मचारियों से, विशेष रूप से वो जो कि लंच बाद आना कह के काम को टरकाते हैं, उनसे पड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कल तक किसी भी हाल में चुनावी बॉन्ड की जानकारी मिल जानी चाहिए। आज ये सेशन हुआ है, कल तक जानकारी देनी है। जो एसबीआई इतने दिनों में जानकारी नहीं दे पाई, 15 फरवरी से लेकर के आज तक यानी 11 मार्च तक जो जानकारी नहीं दे पाई थी, वो एक दिन में प्रोड्यूस कैसे कर देगी? यानी कि 25 दिन के आसपास इनको समय मिला, उसमें ये कुछ नहीं कर पाए, आज ये कोई काम कर देंगे। ये बात अपने आप में काबिले तारीफ होगी। देखना होगा कि एक दिन में एसबीआई की प्रोडक्टिविटी कितनी निकल के आती है। यही कारण है कि ये खबर बड़ी तरह से सुर्खी बनती है और देश के प्रमुख अखबारों के अंदर हेडलाइन बनकर छप जाती है। एसबीआई को जैसे ही डांट पड़ी, एसबीआई के शेयर धड़ाम से नीचे आ गए कि भाई साहब बेइज्जती हो गई है, लोगों के सामने कोई इज्जत ही नहीं है वाली फीलिंग आ गई है। लोगों ने एसबीआई के भरमार मीम डाले हैं। आज हम आपको एसबीआई के मीम्स दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड की दे दूं। यदि आप इस पूरी घटना से परे चल रहे हैं, इस पूरे कंटेक्स्ट से परे चल रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूं। देखिए क्या है, पहले यह समझते हैं। कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का टोकन था, उस टोकन से पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया जाता था और वो चंदा सत्तारूढ़ पार्टी को जो जहां थी उसको ज्यादा मिला। उदाहरण के लिए केंद्र में बीजेपी की सत्तारूढ़ पार्टी थी, तो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी थी, तो 1300 करोड़ रुपए मात्र 2022-23 में बीजेपी को चंदा मिला। नंबर 1 से मिला। नंबर 1 से मिला मतलब एसबीआई को सब पता है किसने दिया है और एसबीआई को यह भी पता है कि किस पार्टी को दिया गया, यानी किसने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किसको दिया, एसबीआई सब जानता है। अगर किसी राज्य में राज्य सरकारें कांग्रेस की हैं, तो भाई उसके लिए भी पॉलिटिकल चंदा संभवतः गया होगा, तभी तो यहां पर टीडीपी के पास भी चंदा पहुंचा है, तृणमूल कांग्रेस के पास भी चंदा पहुंचा है। तो यानी कि राजनीतिक दलों को अलग अलग लेवल पर चंदे पहुंचते रहे हैं। अब ये चंदा होता क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो थोड़ा सा इधर देखिए, देश के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टी हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के पास यदि 1% वोट शेयर भी है तो राजनीतिक चंदा लेने की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो चंदा मिला उसमें सबसे ज्यादा चंदा
केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी को मिला 6,566 करोड़ रुपए। नंबर 2 पर चंदा मिला कांग्रेस को 1,123 करोड़ रुपए और नंबर 3 पर मिला तृणमूल कांग्रेस को 1,092 करोड़ रुपए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कुल 8,970 करोड़ रुपए के चंदे में से लगभग 60% चंदा केवल और केवल बीजेपी लेकर चली गई, और भी ज्यादा हो गया, 64 80% के आसपास चंदा जो है ना वो बीजेपी लेकर अपने साथ चली गई। और यह संभवतया यही वो वाकया है जिसके चलते अपोजिशन इस चंदे में हुई इस प्रकार की इंपार्शियलिटी से सरकार को रिलेट करना शुरू कर दी कि यार सरकार जिसकी है उसी को चंदा मिल रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि जिनके सरकार के प्रति अपने हित छुपे होंगे, जिन्हें सरकार से अपना कोई टेंडर पास करवाना होगा, जिनको सरकार से अपने लिए कोई पॉलिसी बनवानी होगी, जिन्हें सरकार से अपने लिए कोई फायदा लेना होगा, वो सरकार को जाके चंदा देता होगा। और चंदे की जानकारी तो सामने है, दुनिया के सामने किसको कितना चंदा मिला है। तो बोले ऐसी स्थिति में यह भी बताया जाए चंदा देने वाला था कौन। अब यह चंदा आता कैसे था, थोड़ा सा टेक्निकल होकर समझते हैं। देखिए क्या था, देश में आजादी के अब 75 साल से ऊपर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में देश में राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरने से पूर्व बड़ी संख्या में खर्चे करती हैं। जैसे अभी 2 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद में बड़ी संख्या में राजनेता इधर से उधर हवाई जहाज में बैठकर घूमेंगे, बड़े बड़े मीटिंग्स करेंगे, बड़ी बड़ी आयोजन होंगी, बड़ी बड़ी पदयात्राएं निकलेंगी, होर्डिंग्स लगेंगे, विज्ञापन आएंगे, अखबारों में चलेंगे, सब होगा। और यह बिना पैसे के नहीं होता है। चुनाव में यह माना जाता था कि ये जो फंड है, राजनीतिक पार्टियां तो पैसा कमाती नहीं है, राजनीतिक पार्टी चंदे से ही चलती हैं। और जब चुनाव की पार्टी चंदे से चलती है तो चंदे में पैसा कोई किस तरह से दे रहा है, यह बड़ी समस्या थी। मतलब एक तरह से यह था कि किसी को अगर चंदा मिल रहा है तो वो चंदा नंबर 1 से, यानी कि बता करके कि इनकम टैक्स के अंदर सर देखो मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूं, या फिर गुप्त दान महाकल्याण करके कि साहब ये पकड़िए ग्राउंड अंडर द टेबल, बस आप इस पैसे को पॉलिटिकल पार्टी में यूज कर लीजिएगा। ठीक है, चंदे से ही पार्टियां चल रही थी। आज तक जो भी पार्टी चली है इस प्रकार से ही चली है, कोई भी पार्टी अपने घर से पैसा खर्च नहीं कर रही थी। हालांकि यह माना जाता है कि राजनेता जब चुनाव लड़ने जाता है तो राजनेता अपने घर से इतना पैसा खर्च करता है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, लेकिन हमारे जब चुनाव होते हैं तो आंकड़े बड़े खुलकर आते हैं कि लिखा 5 लाख था, 5 करोड़ खर्च कर दिए। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में साल 2018 में एक प्रक्रिया शुरू की गई तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा, जिन्होंने कहा कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आए कि किसने किसको फंडिंग दी और यह माहौल साफ सुथरा हो जाए, इसके लिए एक बॉन्ड का सिस्टम जारी कर देते हैं। और बॉन्ड के सिस्टम में यह कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को बॉन्ड खरीदने हैं तो वो एसबीआई, जो कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, उसकी मात्र 29 शाखाओं से ही मिलेंगे, साल में 4 बार ही मिलेंगे। और ऐसी स्थिति में वो जो बॉन्ड मिलेंगे वो अलग अलग बॉन्ड, उसमें वैल्यूज में होंगे, 1000 रुपए के बॉन्ड में 5000, इस प्रकार से वैल्यू में होंगे। कोई भी व्यक्ति जाए इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई से परचेज करे, मान लीजिए कि मैं गया और मैं जाके एसबीआई की इन 29 शाखाओं में से किसी एक शाखा पर पहुंचकर 10 लाख रुपए के बॉन्ड परचेज कर लिया। अब यहां से मुझे जब बॉन्ड परचेज करना था तो एसबीआई में मैंने अपनी सारी डिटेल्स दी, पहले भर करके दी, जिसे केवाईसी कहते हैं, नो योर कस्टमर, कि आप कौन हैं, आप कितने रुपए का बॉन्ड परचेज करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी जानकारी दी और बॉन्ड परचेज कर लिया। अब यहीं से सारी प्रक्रिया को समझिएगा। मैंने 10 लाख रुपए का बॉन्ड परचेज किया तो एसबीआई में मेरा पूरा डिटेल चला गया कि इस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का बॉन्ड परचेज किया है। यह एक डेटा है जो एसबीआई के पास जाके जमा हो गया। एसबीआई की ये 29 शाखाएं इस डेटा को यहां से उठा करके एसबीआई की जो मुंबई में हेड क्वार्टर वाली ब्रांच है ना, हेड ब्रांच जो है, वहां पर भेज देती है। यानी ये 29 शाखाएं अपनी ये सारी डिटेल उठाकर मुंबई भेज दी। नंबर 1 पॉइंट क्लियर हुआ। अब पॉइंट नंबर 2 समझिए। पॉइंट नंबर 2 ये है, अब मैंने बॉन्ड ले लिया। अब मैं बॉन्ड लेकर के किसी एक पार्टी के पास, जिस पार्टी का नाम मान लीजिए XYZ पार्टी है, चाहे मैं बीजेपी के पास, चाहे मैं कांग्रेस के पास, चाहे मैं टीडीपी के पास, किसी भी पार्टी के पास गया और जाकर के मैंने अपना पैसा उस पार्टी को दिया कि सर ये पकड़िए, मैं आपको ये पॉलिटिकल फंडा दे रहा हूं, मतलब चंदा दे रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। दे दिया साहब। अब मैंने वो बॉन्ड पकड़ाया है पार्टी को। पार्टी अब उस बॉन्ड को लेकर के बैंक वापस जाएगी। अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है, इसको मतलब यहीं पर आज का जो सारा खेला है ना, ये खेला समझ में आने से पूर्व आपको ये कहानी क्लियर होगी, तभी जाकर के इस पूरे मामले में इंटरेस्ट बचा रहेगा आपका। मतलब एसबीआई से एक व्यक्ति ने, जो भी XYZ, मान लीजिए ये मैं खुद हूं, इसने 10 लाख रुपए का बॉन्ड परचेज किया। 10 लाख का बॉन्ड परचेज करने के बाद एक प्रक्रिया समझिएगा, 10 लाख का बॉन्ड ले चुका हूं मैं। अब मैं किसी राजनीतिक पार्टी के पास गया। अब जब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास गया तो पॉलिटिकल पार्टी को तो पता है कि मैं कौन हूं,
पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को, मान लीजिए ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मुझसे लेती है और इस बॉन्ड को ले जाकर वापस से एसबीआई में जमा कराती है। ध्यान से सुनिएगा, एसबीआई के पास क्या है वर्तमान में? 10 लाख रुपए हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक बॉन्ड है। यह बॉन्ड मैंने किसको दिया था? राजनीतिक पार्टी को दिया था। राजनीतिक पार्टी इस बॉन्ड को लेकर के, इस बॉन्ड को लेकर के पहुंचती है एसबीआई के पास। एसबीआई क्या कर रही है? एसबीआई इस 10 लाख रुपए को यहीं से उस राजनीतिक पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रही है। कौन सी पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रही है? जिसको ये पॉलिटिकल इलेक्टोरल बॉन्ड मिला था। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए का बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ाया। अब मेरे पास में ऑप्शन ए था, बीजेपी को पकड़ाया क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड मतलब इन्हीं को मिला है। फिर दूसरा ऑप्शन था कांग्रेस को पकड़ाया। तीसरा पकड़ाया मैंने जैसे कि ममता दीदी को पकड़ा दिया मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसी स्थिति में हमने इन सबको बॉन्ड पकड़ा दिए, पैसे पकड़ा दिए, बॉन्ड पकड़ा दिए। अब हो क्या रहा है ना इस पूरी गणित में, मैं जब यहां पर बॉन्ड देने जाता हूं तो एसबीआई को तो पता है कि किस व्यक्ति को कौन सा बॉन्ड दिया गया है। मतलब व्यक्ति ने पॉलिटिकल पार्टी को देकर के बॉन्ड अपना जिम्मेदारी निभा दिया, लेकिन इसकी अलग डिटेल एसबीआई ने मेंटेन करी। कौन सी चीज की डिटेल? कि भाई एक्स नामक बॉन्ड आया था और वो बीजेपी को मिला या वो कांग्रेस को मिला, यानी कि जिस भी पार्टी को बॉन्ड मिला है उसका इन्होंने अलग अकाउंट मेंटेन किया। ध्यान से सुनिएगा, एसबीआई ने 2 प्रकार के खाते बनाए। एक खाता वो बनाया जिसमें कौन व्यक्ति बॉन्ड खरीद रहा है यह जानकारी थी, कि कौन व्यक्ति बॉन्ड खरीदा इसकी जानकारी। और दूसरा इन्होंने अलग खाता बनाया जिसमें यह था कि यह बॉन्ड कौन सी राजनीतिक पार्टी को दिए गए। ठीक है, बॉन्ड एक ही था लेकिन वो किसी को भी दिया जा सकता था। हो सकता है 50 बॉन्ड निकले थे, कोई किसी को दे दिया, कोई किसी को दे दिया। अब जब किसी राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड दिया गया तो एसबीआई के पास वो डेटा भी है। ये वाला डेटा भी एसबीआई ने मुंबई ब्रांच में अपने भेजा हुआ है। तो यानी मुंबई ब्रांच में 2 प्रकार के डेटा हैं कि कितने बॉन्ड किस व्यक्ति ने खरीदे, एक, कौन सी राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड दिए गए, 2। ये 2 डेटा बैंक के पास में हैं। लेकिन एसबीआई कोर्ट में जाकर याचिका लगाती है कि श्रीमान, हम आपको जानकारी तत्काल प्रभाव से नहीं दे सकते, हमें 30 जून तक का समय चाहिए। एसबीआई ने कहा कि यार एक बात बताओ, आपके पास आपके मुंबई हेडक्वार्टर में सारी जानकारियां हैं, यह भी पता है किसने लिया, यह भी पता है किसको दिया, तो आप पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? तो फिर एसबीआई का तर्क सुनिए यहां पर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एसबीआई ने कहा कि माना हमारे पास दोनों डेटा हैं, किसने लिया यह भी है, किसको दिया यह भी है, लेकिन एक यही व्यक्ति था जिसका ही बॉन्ड यहां दिया गया है, यह डेटा मैच करना पड़ेगा सर। फिर से सुनिए, अंकित अवस्थी ने बॉन्ड परचेज किया, मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने, मिस्टर सी ने बॉन्ड परचेज किया। यह डिटेल है हमारे पास कि इन व्यक्तियों ने बॉन्ड परचेज किया। आप अभी चाहते हैं तुरंत दे सकते हैं हम। नंबर 1 यह डेटा है। नंबर 2, किस राजनीतिक पार्टी को कितना पैसा मिला, यह डेटा भी है। अरे वो तो पब्लिक डोमेन में आ ही रखा है, पब्लिक डोमेन के अंदर ये तो आ ही रखा है ना, बीजेपी को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला, किसी पार्टी को कितना मिला, सर वो भी आ रखा है। पर एक्स व्यक्ति यानी अंकित अवस्थी का ही पैसा इसको गया है, यह बताने में हमें टाइम लगेगा सर। अब पता नहीं कितने लोग इस पेज को पकड़ गए, इस पेज को पकड़ गए तो खेल को पकड़ गए। जो लोग खुश हो रहे थे इस बात में कि हां एसबीआई के नाम पर अब यह पता चल जाएगा कि यहां पर बीजेपी को किस आदमी ने कितना चंदा दिया, वो जो आदमी की खोज में अपोजिशन खुश है ना कि सीधे नाम लिया जाए, अडानी ने कितना पैसा दिया, अंबानी ने कितना दिया, ये जानकारी अभी भी नहीं आएगी। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जो लोग अति उत्साह में हैं कि भाई एसबीआई, बहुत सारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट वाह के जिम्मेदार वो लगा रहे हैं, लेकिन जब इस आंकड़े को गंभीरता से पढ़ोगे तो रीड बिटवीन लाइन में एक लाइन छूट गई है, और वो लाइन मैं जज कर चुका हूं, 2-4 लोग और हैं जो जज कर लिए, आप भी कर जाएं तो बताइएगा मैं क्या कह रहा हूं। किस व्यक्ति ने खरीदा, यानी कल को अडानी नाम से ले लो, अडानी ने इतने करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, ये कल एसबीआई बता देगी साहब इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन 15 तारीख को जनता को बता देगा अडानी ने इतने करोड़ के पॉलिटिकल बॉन्ड खरीदे, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। नंबर 1 हो गया यहां तक साफ मामला। अच्छा,
इलेक्शन कमीशन 15 मार्च की शाम तक यह भी बता देगा कि बीजेपी को इतने करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला या कांग्रेस को इतने करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, जो कि पहले से मार्केट में है। तो कहां लूप रह गया? लूप यह रह गया कि यह नहीं पता चलेगा परसों भी, यानी 15 तारीख को भी यह नहीं पता चलेगा कि बीजेपी को अडानी ने कितना दिया, अंबानी ने कितना दिया, XYZ ने कितना दिया, यह अभी भी नहीं पता चलेगा। एसबीआई ने यही लाइन तो बोली थी कि सर मेरे पास दोनों डेटा हैं, किस पार्टी को कितना दिया पता है, किस व्यक्ति ने खरीदा पता है, लेकिन इस व्यक्ति का यही वाला बॉन्ड इस पार्टी को गया, यह मैच करने के लिए मुझे समय चाहिए। क्योंकि ये दोनों डेटा हम गोपनीयता बरकरार रखने के लिए, क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तब हमसे यह कहा गया था कि यह गुप्त रहने वाली जानकारी है, तो हमने इसमें गुप्त चीजें बरकरार रखने के लिए उस डेटा को किसी अन्य भाषा में डिकोडिंग करके, या फिर समझिए कि अपनी खुफिया भाषा के अंदर उन्होंने गुप्त तरीके से सेव करके अलग साइलोज में रख दिया, अलग तरीके के अकाउंट में डाल दिया कि अब ये डिकोड नहीं हो पाएंगे। हमने जानकारी लोड करके डाल दी थी हमारे पास केवाईसी, पर हमने सुरक्षित डाल दी। हमने ये भी डाल दी कि किस बैंक के पास गया, मतलब किस पार्टी के पास गया, वो भी अलग से डाल दी। लेकिन अब आप कहते हो कि ए वाले अकाउंट को बी वाले अकाउंट से क्रॉस चेक करके मिलाओ, तो सर 33,000 प्लस 25,000 22,000, कम से कम 50-60 हजार ऐसे बॉन्ड हैं जिनके बारे में अगर डिटेल हमें आपको देनी है और देते देते जल्दबाजी हो गई और गलती हो गई, तो फिर एसबीआई बदनाम हो जाएगी कि ये लोग काम में इतनी गलतियां करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप तो केवल डेटा आउट करो, किसने कितना बॉन्ड खरीदा यह बताओ, सीधी सी बात, और किस पार्टी को दिया इतना बताओ, मिलाने के लिए आपसे कब कहा। यह सारी की सारी कहानी का सार है। अब विस्तार से इस कहानी को समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था समझ में आया, 2 जनवरी 2018 को पहली बार निकलकर आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों आया था, कहानी मैंने बताई। अरुण जेटली जी ने कहा कि जो लोग गलत तरीके से काले धन को चुनाव में लेके आते हैं, नंबर 1 से, यानी कि सब बैंक को पता हो। आज सोचिए अगर यह इलेक्टोरल बॉन्ड वाकई में अरुण जेटली जी के विचार के अनुसार नहीं आया होता, तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट भी आज यह ना पता कर पा रही होती किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है। और यह चंदा जब भी मिला है तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक पार्टियों के सामने पारदर्शिता इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का प्रयास किया था, यह अरुण जेटली जी का पक्ष था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए यह कहा कि भाई आप अगर इस चीज को गोपनीय रूप से रख रहे हैं तो भी तो यह पारदर्शिता का उल्लंघन है। अगर आप यह नहीं बता पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति दे रहा है तो उसका गलत उपयोग भी तो किया जा सकता है। पब्लिक करिए इस चीज को। अब चूंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड गोपनीयता का वो कर रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छुपा रहा है, ऐसी स्थिति में आपको इस बात को जगजाहिर करना होगा और इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करना होगा। तो 2017 में अधिसूचित हुआ, 18 में जारी हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनली बंद कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह कहते हुए कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की जो खबर है वो राजनीति के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से चल करके सामने निकल कर आई थी, ठीक है साहब। तो अब एसबीआई ने अपने द्वारा क्या कहा तो मैं आपको फिर से बताता चलूं। 15 मार्च के दिन खबर निकल कर आती है, 15 फरवरी के दिन खबर निकल कर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हुआ कि साहब संविधान सम्मत नहीं है, लोगों के द्वारा अपने जो राइट टू नो है, लोगों का जो जानने का अधिकार है, उसके खिलाफ है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को बताएं किसने किसको कितना चंदा दिया। इस बात में एक नियत समय दिया गया, नियत समय दिया गया 6 मार्च तक का, कि 6 मार्च तक आप आकर बताएं। 6 मार्च तक जब सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई अपनी जानकारी देने में सक्षम नहीं हुई, तो वो 4 मार्च को ही, यानी 2 दिन पहले ही एसबीआई हरीश साल्वे जी को अपना वकील बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गई और कहा कि सर यह एक एक्सरसाइज तो है, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, ऐसी स्थिति में हम आपके सामने हाजिर नहीं हो सकते। हमने 4 मार्च को ही यह जानकारी आपको ट्वीट करके दे दी थी। अपडेटेड रहने के लिए आप हमें हमारे ट्विटर अकाउंट अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। हमने सेम टाइम पर आपको अपडेट किया था और कहा था कि 6 मार्च का जो समय था इनके पास, उस तक पूरा ना कर पाने के चलते ये पहले ही हाजिर हो गए और आकर इन्होंने समय मांगा कि हमें 30 जून तक का समय दिया जाए। हम 30 जून तक आपको आकर बता देंगे सर कि हमने किसको कितना चंदा देते हुए देखा है, किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना दिया है।
लेकिन जैसे ही 30 जून तारीख बीच में आई, यहां पर राजनीति आ गई। राजनीति क्या आ गई भाई? ये 30 जून क्यों आ रही है? बोले 30 जून इसलिए आ रही है भाई क्योंकि देश में 14 तारीख को या 15 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे उम्मीद की जा रही है। 13 को शायद जम्मू कश्मीर जाएंगे चुनाव आयोग, उसके बाद में फिर 14 तारीख को घोषणा हो सकती है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया में। तो बोले चुनाव आयोग आचार संहिता लगेगी, उसके बाद अप्रैल और मई में चुनाव होंगे, मई में चुनाव होने के बाद सरकार बनेगी, जब सरकार बन जाएगी उसके बाद अगर घोषणा हो भी गई कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना दिया तो उससे क्या लाभ होगा? तो बोले उससे तो कोई लाभ ही नहीं होगा, क्योंकि असल में तो राजनीतिक मुद्दा यह बनने वाला है कि राजनीतिक पार्टियों को फला फला व्यक्ति ने इतना चंदा दिया है। अब अगर वही न्यूज नहीं आई तो बोले एसबीआई सरकार के दबाव में काम कर रही है, और ऐसा कह के अपोजिशन ने एसबीआई के खिलाफ, और मतलब वो जो एनजीओ है एक एडीआर नाम से, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सर जी ये गड़बड़ झाला है, ये आपको बेवकूफ बनाकर जनता को बेवकूफ बनाने चाह रहे हैं। जो इस मामले को उठाकर सुप्रीम कोर्ट लेकर गए कि सर ये तारीख के नाम पर जो खेला खेल रहे हैं, उस संगठन का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि एक अपॉलिटिकल संगठन है, कोई सरकारी संगठन नहीं है। एक संस्था है जो 25 साल से राजनीति में सुधार के लिए कार्य कर रही है, और इस संस्था ने ही अपनी तरफ से प्रशांत भूषण जी को वकील किया हुआ था, और यह वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की तरफ से थे, और एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया कि माननीय आपने समय 6 तारीख तक का दिया था। बोले हां। आपको 4 तारीख को ये लोग आकर कह रहे हैं कि सर हो नहीं पाएगा। आपने इनको अगली तारीख 11 मार्च दे दी है। 6 तारीख तक काम ना कर पाने पर आपकी अवमानना भी तो करी इन्होंने, आपके आदेश की पालना नहीं करी। इतने दिन से क्या कर रहे थे? आपके आदेश की पालना ना करना भी तो एक डिफेमेशन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की अवज्ञा है। तो सर इन पर पनिशमेंट लगाइए, ये आप लोगों के खिलाफ कार्य किए हैं। ठीक है साहब, प्रशांत भूषण जी इस तरह। दूसरी तरफ से हरीश साल्वे जी थे। हरीश साल्वे जी एसबीआई की तरफ से थे। एसबीआई जो इनको अपना वकील बनाकर लेके गई, जो यहां जाकर के अपनी तरफ से सारी बातें बोले, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सर हमें आप मोहलत दीजिए, एक्सरसाइज बड़ी कॉम्प्लेक्स है, हमें 30 जून तक का समय चाहिए, हम इतने कम समय में नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में एडीआर के साथ साथ मिलकर के कॉमन कॉज नाम की एक संस्था और है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया सर जी गड़बड़ है मामला, आपको अभी की अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए। इन्होंने तो आपके आदेश को, संवैधानिक बेंच के आदेश को, 5 जजेस के बेंच के आदेश को नहीं माना। सर देखिए कितनी गजब बात हुई है आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट को एकदम अपनी शक्तियां याद आई कि ओ माय गॉड, हम इतने ज्यादा पावरफुल है और हमें ही नहीं पता है, हमारे आदेश की पालना नहीं कर रही है देश की सबसे बड़ी बैंक। तो अभी लो तत्काल प्रभाव से, आज 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कल का आदेश देते हुए कि जो तुम काम 24 दिन में नहीं कर पाए, 24 घंटे में करके दिखाओगे। ये पावर है एसबीआई की, मतलब ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की। तो भाई साहब डेलिबरेटली इनको अवज्ञा की गई, इस बारे में सुर्खियां बन गई। इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को टाइम दे दिया, 24 घंटे के अंदर बताओ किसने बॉन्ड खरीदे, नंबर 1, और कौन सी राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा बॉन्ड मिले। ये 2 बातें आपको बतानी होंगी। उसके बाद जो लोगों ने एसबीआई के आनंद लिए हैं वो गजब तरीके के आनंद हैं। भाई साहब कुछ आपके सामने ट्वीट्स दिखा रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति लिख रहा है लंच के बाद आना, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है लिस्ट के बाद लंच करना। दूसरा व्यक्ति लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड एसबीआई टू प्रोवाइड लिस्ट बाय टुमारो। एसबीआई का सर्वर झंझना गया है। लोग यहां पर मजे ले रहे हैं सरकार के, कि केंद्र सरकार में मोदी सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट मजे ले ली है कि यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पूछ रहे हैं। एक मीम बनाए हैं कि एसबीआई कह रहा भाई कम से कम थोड़ा समय तो और मिल जाता, ये थोड़ा तो समय हमको मिलना चाहिए था। लोग अपने अपने फीलिंग्स को एसबीआई के साथ जोड़ करके मीम गजब तरीके से लेकर चल रहे हैं कि बैंक अपने कस्टमर्स को कहता है लंच के बाद आना, और अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहता है इलेक्शन के बाद आना। दोनों ही स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को तगड़ा झपाटा मारते हुए कहा है नो एक्सटेंशन इन डेट टू फर्निश डिटेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। ऐसे में गवर्नमेंट एसबीआई से कह रही है कि शंकर ये राज किसी को मत बताना। ऐसी स्थिति में एसबीआई के कर्मचारी दिन रात लगकर काम कर रहे होंगे। लोगों ने अपनी भावनाएं जबरदस्त तरीके से मीम बना बनाकर डाली हैं। खैर जोक्स अपार्ट, बात जबरदस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात जिस तरह से रखी है और एसबीआई के ऊपर जो मोरल प्रेशर क्रिएट किया है, ये आने वाले समय में एक मिसाल बनेगा। और जो 26 दिन में काम नहीं हुआ वो 24 घंटे में काम हो जाएगा। ये खबर अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बनती है। यहां पर सीजेआई साहब अपने 5 जजेस की बेंच लेकर
प्रॉपर तरीके से अपनी बात को रखते हुए हैं। आप इनको सुन सकते हैं, आप हमारे कंटेंट को तो देखें। हरीश साल्वे जी एसबीआई की तरफ से अपनी बात रख रहे थे कोर्ट के सामने, और अपनी बात में भी इन्होंने ये बात साफ सही तरीके से रखी भी थी कि सर दिक्कत असल में कहां फंस रही है। दिक्कत फंस ये रही है कि आप कह रहे हैं किस व्यक्ति ने चंदा दिया, मतलब किस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया, वही व्यक्ति कौन सी राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड देकर आया। तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से जांचना कि एक्स व्यक्ति ने बॉन्ड परचेज किया, यही एक्स व्यक्ति फला पार्टी को जाकर के चंदा देकर आया। तो व्यक्ति को केंद्र में रखकर अगर हम इस जांच को करेंगे, एसबीआई ने कहा व्यक्ति को केंद्र में रखकर अगर हम मिलान करेंगे तो व्यक्ति के आधार पर समय बहुत लग जाएगा। यह एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। हरीश साल्वे जी ने अपनी यह बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रखी। आजकल ये सारी बातें पब्लिक आती हैं, आप भी सुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि नहीं, आपसे यह नहीं पूछा गया कि दोनों को मैच करिए, आपसे केवल इतना पूछा गया किस व्यक्ति ने बॉन्ड परचेज किए थे, किस पार्टी को दिए थे, मतलब कौन सी पार्टी को बॉन्ड मिले थे। ये दो बातें आपको बतानी है, आपको ये नहीं बताना है, ठीक है साहब। तो ऐसी स्थिति में अब सुर्खियों का दौर जारी है। एसबीआई का कहना है कि सूचनाओं का मिलान करना वक्त लेने की प्रक्रिया है। हमारे आदेश में हमने सूचनाओं के मिलान की बात कही ही नहीं, हमने तो सूचनाओं को जाहिर करने की बात कही है, बस पब्लिक कर दीजिए किसने कितना खरीदा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो चर्चाएं चली वो मैंने आपको बोलकर सुना दी हैं। यहां ये बड़ा मुद्दा भी उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि यार ये बताओ तुम 26 दिन से कर क्या रहे थे, हैं तुमको 15 फरवरी के दिन कहा था, तुम 4 मार्च के दिन आ रहे हो ये एक्सक्यूज लेकर कि सर सॉरी। तो अब ऐसी स्थिति में यही बता दो कि 26 दिन में कितने अकाउंट मैच कर लिए, यही खबर दे दो। गजब तरीके से बहस चली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बहस थी, आप सुनिएगा उसे अगर मौका मिल जाए तो। सुप्रीम कोर्ट की बहस यूट्यूब पर पड़ी हुई है, खूब सारे, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो आजकल खुद ही अपनी बहस को लाइव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 5 जजेस थे संवैधानिक बेंच के अंदर, जेबी पादरीवाला, संजीव खन्ना, सीजेआई साहब डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस बीआर गवई साहब और मनोज मिश्रा जी थे, और इन्होंने अपनी बातें प्रॉपर तरीके से रखी। तो कुल मिलाकर के अब सारी बातें निकल कर आ गई हैं। आपको बस कल और उसके बाद 15 तारीख तक का इंतजार करना है। 15 की शाम को संभवतः हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, जब आपको यह बताएंगे कि किसको कितना दिया गया था। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने गजब बात रखी, सर बाकी तो सही है, अब कम से कम 3 हफ्ते का तो टाइम दे दो, हम आपको यह बताने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत चाहते हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा अब आपको 3 हफ्ते किस बात के लिए चाहिए, यह समझाओ ना। बोले सर हमको यह चेक करना है। तो बोले आपके पास मुंबई शाखा में सारी डिटेल है, किस आदमी ने कितने बॉन्ड खरीदे, ये सारी डिटेल आपके पास है, ऑनलाइन डली हुई है, पब्लिक कर दो। किस पार्टी को दिया गया सामने है, पब्लिक कर दो। पर बोले सर हमें 3 हफ्ते का टाइम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी बोला नहीं, कोई टाइम वाइम नहीं दिया जाएगा आपको, जो भी है 12 मार्च तक का समय दिया गया है, आप इस बात को हाजिर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा 15 मार्च तक 5 बजे तक आपको वेबसाइट पर डाल देना है। तो कुल मिलाकर के अब चाहे अपोजिशन में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों या फिर कोई भी व्यक्ति जो अपनी तरफ से अपोजिशन में है और जो इस घटना से बहुत प्रसन्न है, वो इस बात के इंतजार में कि 15 तारीख को राज खुलकर आएगा कि किस व्यक्ति ने किसको कितना चंदा दिया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो तब होगा जब यह पता चलेगा कि जिनके नाम पर राज, मतलब ये रिजल्ट की तरह से बातें हो रही हैं, मतलब 15 तारीख को भी एक रिजल्ट आएगा। सोचो अगर ऐसा हो जाए कि उस रिजल्ट में पता चले कि जिनके नाम पर इतनी राजनीति हो रही है कहीं उस लिस्ट में हो ही ना, और हो तो कहीं 9-10 में पायदान टाइप पर पड़े हो, वो भी एक गजब ही खेला होगा। देखते हैं 15 तारीख के बाद राजनीति क्या मोड़ लेती है। तब तक आचार संहिता लग चुकी होगी और राजनीति में इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड गजब जेम्स बॉन्ड की तरह से धुआंधाम मचाएगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर विषय वस्तु समझ में आ गई है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और क्या बेहतर हो सकता है ये बताएं। क्या वाकई में एसबीआई को टाइम मिलना चाहिए, या आप भी एसबीआई से प्रताड़ित हैं जो चाहते हैं कि एसबीआई जो सालों से काम नहीं करी वो 24 घंटे में करके दुनिया के सामने बता दे कि हां वो इंडिया की नंबर 1 बैंक है। आप में से भी बहुत सारे लोग हमें मैसेज करके भेजते हैं, बहुत सारे लोग, स्पेशली कई बुजुर्ग ऐसे लोग हैं जो एसबीआई की तरफ से ये मैसेज करके भेजते हैं, सर ये एसबीआई वालों पर एक सेशन जरूर करना। ये लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देते हैं सर, काम के बाद आना ये फीलिंग लाकर देते हैं। ऐसा नहीं है, आज अगर वो देश की नंबर 1 बैंक बनी है तो काम करके ही बनी है। कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से हम लोगों को टैग कर देते हैं, लेकिन फिलहाल लोगों की सिंपैथी अगेंस्ट एसबीआई है कि भाई साहब इनसे अब काम करवाया जाएगा। और दूसरी इस बात पर है कि अपोजिशन को संभवतः 15 तारीख को वो बात पता चलेगी कि हाँ देखा मैं कह रहा था, इसने इसको फंड दिया था, ये पब्लिक हो जाएगी। होने वाला है जबरदस्त इस बार के चुनाव में घमासान। बाकी आप अपनी राय में जरूर बताएं सारी बात। फिलहाल के लिए इतना ही, और हाँ यदि आप ये सेशन पूरा सुन चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे 41.6% व्यूअर्स ने हमारे
हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, माननीय आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब का एक लाल बटन है, उसे जाकर दबाइए। 0.19 सेकंड लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, साथियों से शेयर कर दें, अपना कमेंट छोड़ दें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।